अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे नेट का पेपर देकर बैठे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपने नेट में फेस करे होंगे, और साथ ही साथ इस एक क्वेश्चन से कितने मल्टीपल कॉन्सेप्ट जुड़े हैं वो भी इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, अ फोर्स F acts for a 10 seconds on a body of mass 10 raised to the power minus 2 kg initially at rest, after which the force causes to act the body travels 0.5 meter in the next 5 second. Find the magnitude of the force. अब देखो हमारे साथ इशू ये है कि पूरी फिजिक्स के अंदर ना हमारे पास जो फोर्स है उसके दो ही फॉर्मूलाज यूज होंगे। पूरी फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो फोर्स है उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज यूज होंगे। पहला फॉर्मूला है हमारे पास ये F इक्वल्स टू एम ए, और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास ये दैट इज F इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इन दोनों फॉर्मूले से हमारे पास फोर्स निकल के आ सकती है। अब मसला ये कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। कुछ तो डाटा को देखते हुए हम इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई बआसानी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे डाटा। लिखा हुआ है अ फोर्स एफ एक्ट फॉर अ 10 सेकेंड, यानी कि टाइम दिया हुआ है मुझे 10 सेकेंड का। एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, कितनी उस बॉडी का मास कितना है वो है बेसिकली हमारे पास दैट इज 10 की पावर माइनस का 2 kg। और वो बॉडी इनिशियली रेस्ट के ऊपर है। जब भी बॉडी इनिशियली रेस्ट के ऊपर होगी तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है मेरे पास जीरो मीटर पर सेकेंड। आफ्टर विच द फोर्स कॉजेज टू एक्ट द बॉडी ट्रेवल। अच्छा, ये जो फोर्स है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल भी है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। और कितना मूव करा रही है वो बेसिकली 0.5 मीटर जो है वो मूव करा रही है। ठीक है, और कितने टाइम के लिए करा रही है वो बेसिकली हमारे पास 5 सेकंड के लिए करवा रही है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। वो हमसे पूछ रहा है मुझे बताओ तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैं F इक्वल्स टू एम ए और F इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी में, इन दोनों फॉर्मूले में से मैं F इक्वल्स टू एम ए को चूज करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि F इक्वल्स टू एम ए में बेसिकली मेरे पास वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं जो मुझे डाटा में गिवन है। ठीक है, सो नाउ F इक्वल्स टू एम ए ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स F इक्वल्स टू एम। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है ना वो बेसिकली हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि F इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस का वी आई ओवर टी ओवर टाइम। ठीक है, अब मेरे पास जो वी आई है वो जीरो है। सर यहाँ पे वी आई क्यों जीरो है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने वाली बात खुद लिखी हुई है, ये रही कि इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि हमारे पास जो बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाएगी यहाँ पे जीरो। तो आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्मूला नजर आएगा दैट इज एम वी एफ ओवर टी। हमारे पास जो एम है यानी कि मास वो भी गिवन है, हमारे पास जो वी एफ है वेलोसिटी वो हमें नहीं मालूम लेकिन वो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो टाइम है वो भी हमें गिवन है। अब हम वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, अब जो डिस्प्लेसमेंट उन्होंने हमें गिवन की हुई है वो गिवन की हुई है 0.5 मीटर, और टाइम जो है वो बेसिकली उन्होंने हमें 5 का गिवन किया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया 5। अब पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे, जितनी बार पॉइंट को आगे शिफ्ट किया जाता है उतनी बार नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा F अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 वन ज़ा 5 और 5 वन ज़ा 5, और ये 10 की पावर नीचे 1 है, जो ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव बन जाएगी और ये हो जाएगा आपके पास 10 की पावर माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको जो है वेलोसिटी मालूम चल गई। अब क्या करो, आप इस वेलोसिटी को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लो, तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। और आपके पास जो मास है, मास की वैल्यू आपको गिवन है 10 की पावर माइनस का 2, वेलोसिटी अभी आपने निकाली है वो है 10 की पावर माइनस का 1, और टाइम भी उसने आपको गिवन करा हुआ है, टाइम ये रहा दैट इज टी इक्वल्स टू 10 सेकंड। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 10। ठीक है, अभी 10 की पावर नीचे 1 पॉजिटिव में है, जो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव बन जाएगा, तो बन गया 10 की पावर माइनस का 1। ये बन गया आपके पास 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 1 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 1। ठीक है, अब बेसिस सेम पावर एड्स, तो ये होगी आपके पास 10 की पावर माइनस का 4 न्यूटन, यानी कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इसके ऊपर 10 की पावर माइनस का 4 न्यूटन तक की फोर्स इसके ऊपर लग रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज। देखो हमारे पास कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है और वो किसी एटम में रिवॉल्व करता है या फिर न्यूक्लियस के अराउंड में अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास से और सिर्फ दो एनर्जीज होंगी। ठीक है, हमेशा उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो एनर्जीज होंगी। कौन कौन सी, एक उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी और एक उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, बस ये दो ही एनर्जीज उसके पास पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ गैमा फॉर डायटोमिक गैसेस। अब हमारे पास जो गैमा होता है ना, ये गैमा, अब इसकी वैल्यू जो है बेसिकली हमारे पर डिपेंड करती है कि आपके पास गैस कौन सी है, ठीक है। तो हमारे पास जो गैस होती है वो तीन तरह की होती हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पोली एटॉमिक, ठीक है। हमारे पास जो मोनो एटॉमिक के लिए जो गैमा की वैल्यू होती है, मोनो एटॉमिक के लिए हमारे पास जो गैमा की वैल्यू होती है वो होती है 1.6। हमारे पास डाई एटॉमिक के लिए जो गैमा की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1.4। और हमारे पास पोली एटॉमिक के लिए, पोली एटॉमिक के लिए जो हमारे पास गैमा की वैल्यू होती है वो होती है 1.3। तो डायटोमिक के लिए मेरे पास कितनी है, 1.4 है गैमा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, द रिडबर्ग कांस्टेंट आर इक्वल्स टू 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 अपॉन मीटर, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है। अब हमारे पास जो बाल्मर सीरीज होती है ना वो बेसिकली स्टार्ट होती है 2 से, यानी कि बाल्मर सीरीज के लिए हमारे पास जो एन एफ की वैल्यू है वो कितनी है, एन एफ की वैल्यू हमारे पास होती है 2। अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई मुझे वेवलेंथ निकाल के बताओ। अब सवाल में आपको वेवलेंथ का जिक्र आ गया तो उसका मतलब ये है कि वेवलेंथ का फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है। वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है, जो कि जनरल फॉर्मूला है किसी भी सीरीज के लिए, वो होता है 1/λ इक्वल्स टू रिडबर्ग 1/nf² माइनस का 1/ni², ठीक है। अब एन एफ की जगह पर 2 हो गया, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन के लिए बेसिकली हमारे पास सिनेरियो ये हो जाएगा, दैट इज एन आई इक्वल्स टू एन एफ प्लस 1। ये फर्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। तो आपके पास एन एफ की वैल्यू 2 है और 1 इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो एन आई की वैल्यू आ रही है आपके पास 3। बस वो उठा के आप जो है यहाँ पे पुट कर लेंगे एंड देन वेवलेंथ का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/λ इक्वल्स टू रिडबर्ग 1/nf² माइनस 1/ni²। आपके पास जो रिडबर्ग है उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 उसकी उसने वैल्यू दी हुई है, ओके। अब 1/nf², एन एफ आपके पास 2 है, अब तब 2 का स्क्वायर होगा तो वो आपके पास बन जाएगा 4। एंड सिमिलरली एन आई आपके पास 3 और 3 का स्क्वायर जो होगा वो आपके पास बन जाएगा 9। अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरीके से लेंगे, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होगा ये सबसे पहले, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपके पास 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब नीचे से नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 4 होता है 36, ठीक है। और 9 वहाँ पे जाएगा और 4 जो है वो वहाँ पे चले जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 आपके बराबर होता है 5 के और नीचे है 36, ठीक है। अब ये बन रहा है आपके 1/λ। अब आपको 1/λ नहीं चाहिए, आपको जो है वो लैम्डा चाहिए, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा इक्वल्स टू 36/5 मल्टीप्लाई बाय रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब इशू ये है हमारे पास कि ये जो हमारे पास जो कैंसिलेशन होगी ना, तो हमारे पास जो बेसिक मैथ होती है, बेसिक मैथ हमें अलाउ करती है कि हमारे पास जो नंबर है उसको हम लोग एक डिजिट आगे या एक डिजिट पीछे फेंक सकते हैं, ठीक है। ये हमारी चॉइस होती है बेसिक मैथ में हमेशा, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। और जो आपको चॉइसेस दी जाएंगी ना पेपर में, वो भी कुछ इस तरीके से दी जाएंगे कि आप बहुत आसानी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, ठीक है। तो मसला सारा ये है कि हमारे पास 36/5 इसका आंसर डेसिमल में आएगा। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर डेसिमल में ना आए, तो बेसिक मैथ हमारे पास ये अलाउ करती है कि हम अपने किसी भी नंबर को एक डिजिट आगे और एक डिजिट पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसा नहीं है कि आपको मैंने वैल्यू दी हुई है 5, आपने उसको बना के 15 कर दे, ठीक है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। सिर्फ एक डिजिट आगे और एक डिजिट पीछे कर सकते हैं, ठीक है, इतनी हमारे पास जो है वो अलाउ होता है। तो 36 जो है 36 को मैं 5 बना रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बन गए 35/5। सर आप इसको 5 क्यों बना रहे हैं, इसी वजह से मैं बना रहा हूँ ताकि ये मेरे पास कैंसिलेशन आसान हो जाए, ठीक है, और डेसिमल से मैं बच जाऊँ। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे, जितनी बार पॉइंट को आगे शिफ्ट किया जाएगा उतनी बार नीचे 1 के साथ 0 लिखे जाएंगे। तो मैं पॉइंट को 2 बार आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं नीचे 109 के नीचे मैं 10 की पावर 2 लिखूंगा। जब 10 की पावर 2 ऊपर चली जाएगी तो बन जाएगा 10 की पावर -2। तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 109 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, ठीक है। अब देखो इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5 होता है, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, यानी कि ऊपर आपके पास बन गया 7। अब नीचे क्या होगा, अब देखो बेसिस सेम और पावर एड्स, तो ये ऊपर आपके पास बन गया 7 और नीचे है आपके पास 109
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब ये 109 आपको लिखा नजर आ रहा है, अब ये 7 ऊपर है 109 नीचे, यानी कि ये कैंसिल अगर होंगे भी तो ये मुझे जो है वो कुछ ना कुछ डेसिमल में आंसर जो है वो इसका नजर आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि ये इसका आंसर डेसिमल में ना। अब देखिए मैं करता क्या हूँ कि 109 को मैं 110 बना रहा हूँ कि बेसिक मैथ हमें जो है वो अलाउ करती है। जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वहाँ पे आप ये बिल्कुल काम करें, ठीक है, कोई मना नहीं करेगा आपको। तो लैम्डा इक्वल्स टू 7/110 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब ये 110 है, इसको मैं खोल के इस तरीके से लिख रहा हूँ, दैट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि भाई जब 11 10 से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा तो 110 तो पहले ही वैसे ही बन जाएगा, तो मैंने इसको खोल के लिख दिया। और ये हो गया आपके पास बेसिस सेम और पावर एड्स, तो यानी कि 7/11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ठीक है। अब आपने 7 को 11 से डिवाइड करना है, क्या करेंगे 7 को अंदर फेंकेंगे 11 को बाहर ले आएंगे, देखो 7 आपके पास अंदर चला गया और 11 आपके पास यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 11 5 से 55 होता है और 11 6 आपके पास होता है 66, यानी कि ये आपके पास हो गया 66, ठीक है। नीचे आपके पास आ गया 4 पॉइंट लगा हुआ है, तो हम एक और 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये हो जाएगा 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, यानी कि 11 3 आपके पास बन जाएगा 33, तो नीचे आ जाएगा आपके पास 7 पॉइंट लगा हुआ है, कोई 0 बढ़ाएंगे तो कोई 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, तो नीचे आपके पास ये आ गया 11 7 77, ठीक है। नीचे फिर आपके पास ये बच जाएगा अल्लाह भला करे 3, दोबारा पॉइंट लगा हुआ है, दोबारा हम यहाँ 0 लगा देंगे, 11 1 11, 11 2 22, यानी कि अगर ये कहानी हमारे पास जो है वो चलती रहेगी, कहानी हमारे पास कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इसका जो आंसर है मैं लिख सकता हूँ, इस सब को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है मुझे जो फाइनल आंसर मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा 0.637 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ठीक है। क्योंकि देखो मैं इसको जो है ना ऊपर भेजूँ तो -6 और 0.637 ये डिवाइड करके मैंने लाया, मेरे ख्याल से ना मैंने एक और भी इसके अंदर नंबर डाला था, कोई 4 नंबर आने चाहिए, ठीक है। अब देखो होता ये है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे, जितनी बार पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे उतनी बार नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगाएंगे, तो 1 2 3 4 ये होगी आपके पास 6373 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, बेसिस सेम पावर एड्स, तो हो गया 6373 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। अब ये 10 की पावर -10 है ना, यही तो मेरे पास एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो बन गया 6373 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो हमारे पास एंगस्ट्रॉम कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, ठीक है। आंसर हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का। बेसिकली हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसमें हमारे पास जो है बस वो लंबी है, बाकी तो कॉन्सेप्ट में कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, along straight wires along straight wires carries a current of 10 ampere 10 ampere, an electron travels with a speed of v equals to 5 multiplied by 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर 0.1 मीटर अवे फ्रॉम इट, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो दी हुई है 0.1 मीटर अवे फ्रॉम इट। ये हमारे पास लेंथ नहीं है, ये हमारे पास लेंथ नहीं है, ये हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ वो खुद लिख के देगा आपको। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, हमारे पास जो फोर्स लगने का तरीकेकार है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर वो दो तरह से, एक होता है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, एक होता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जहां पे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात की जाएगी वो आपको खुद मेंशन करेगा, ठीक है। जिस तरीके से उसने भी आपको मेंशन किया हुआ है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो ये फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, तो वो आपको खुद यहाँ पे हमेशा मेंशन करेगा, ठीक है। और जब भी फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात की जाएगी तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब उसने अगर आपको थीटा या एंगल के हवाले से नहीं बताया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केस के अंदर वो एंगल के हवाले से नहीं बताते, अगर उन्होंने आपको एंगल के हवाले से नई इन्फॉर्मेशन दी हुई तो आपने वाली बात खुद से एज्यूम करनी है कि मैं कौन सी वैल्यू रखूं जिस वैल्यू पे हमारे पास जो फंक्शन है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यानी कि साइन थीटा, थीटा की जगह पर अगर मैं 90 लिखूं तो साइन 91 होता है, तो यानी कि मुझे थीटा की जगह पर 90 लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे जो है ये यहाँ पे क्यू वी भी बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्यू पता है, आपको वी पता है, आपको बी नहीं पता, तो हम बी कैसे निकालेंगे। तो बी के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वो होता है बी इक्वल्स टू यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब ये यू नॉट है इसकी वैल्यू होती है आपके पास 4 पाई 10 की पावर -7, और आई जो है वो आपके पास करंट है, करंट की जो वैल्यू है उसने आपको दी हुई है दैट इज 10 एम्पियर अपॉन 2 पाई आर
और आर कितना है, आर 0.1 है। सिमिलरली पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे, जितनी बार पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे और 1 के साथ 0 लिख के जाएंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। तो बन गया 10⁻⁻1, ठीक है। अभी आपके पास जो है ये पाई पाई आपस में कट जाएगा और 2 1 2 होता है और 2 2 4 होता है। तो यानी कि बी की वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 नीचे है, जो ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, ठीक है। बेसिस सेम है और पावर जो है वो आपके पास हमेशा इस बार की तरह भी एड्स होंगी। ये हो जाएगा आपके पास बी इक्वल्स टू 10⁻⁻7 और 10⁻1 बन गया 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 और 10⁻1 बन गया आपके पास 10⁻⁻5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 टेस्ला। ये टेस्ला जो है बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, ये गाड़ी नहीं है हमारे पास एलॉन मस्क की, ठीक है। तो ना अब जो है बेसिकली हमारे पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू क्यूवीपी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या प्रोटॉन का चार्ज है उसकी वैल्यू होती है 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20। अब उसने जो आपको वेलोसिटी दी हुई है वो दी हुई है आई थिंक सो, कहाँ गई, नहीं थी, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई हुई वो आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो जब भी आप मल्टीप्लाई करो ना तो मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज सोचो कि इसमें से मैं कौन सी आसान रास्ता अपनाऊं, ठीक है। मैथ्स में या फिर फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विदाउट कैलकुलेटर तो हम वाली बात सोचेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा आसान वे क्या है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। अब देखो कुछ लोगों के कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें एंड अलग कर लेंगे। देखो ऐसा नहीं है, मैं एक काम ये भी तो कर सकता हूँ। और वो आसान काम क्या है, वो आसान काम क्या है कि देखो बेसिक मैथ पे तो मुझे 10 और मल्टीपल ऑफ 10 बनाना है, तो मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले। तो आपके पास ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20 ऐसे ही। जब 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ ठीक है। सिमिलरली बेसिस सेम होंगे और पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे 10⁻⁻20 और 10⁻⁻5। यह के वो बराबर होता है 10⁻⁻25 के। अब 10⁻⁻25 और 10⁻+6 यह के वो बराबर होता है 10⁻19 के। और 10⁻19 और ये अल्लाह भला करे आपके पास 10⁻+1 है यहाँ पे, ठीक है। यह क्या बराबर होगा, दैट इज 10⁻20 के, ठीक है। मैं एक बार और भी चेक करूंगा ताकि जो है वो एक बार गलती मुझे नहीं नजर आए बिल्कुल भी, ठीक है ना। दोबारा 10⁻-20 टू 10⁻-5 10⁻-25 और 10⁻-25 और 10⁻6 तो आके होगा 20 21 22 23 24 25, ठीक है। तो 10⁻19 और 10⁻20, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 10⁻20। सॉरी 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 सॉरी, देखा देखा देखा, अच्छा अच्छा मेरा बेटा मैंने प्लस माइनस में थोड़ी सी मिस्टेक कर ली थी। ये 10⁻20 नहीं बनेगा, 10⁻-18 बनेगा, ठीक है। तो 10⁻-20 10⁻-5 बनता है आपके पास 10⁻-25 10⁻-25 और प्लस का 10⁻6 तो बनता है 10⁻19, ठीक है, माइनस का। लेकिन तो माइनस का 10⁻19 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻+ का तो बनता है आपके पास 10⁻18। तो यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 न्यूटन जो है वो इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ओ ये तो आपको आंसर नहीं गिवन, तो आपको ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली आपको जो है वो पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली जो है वो आपके साथ पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं और मल्टीप्लाई बाय 10 लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो किसी इस तरीके से नजर आ रहा है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻-18 बेसिस सेम पावर एड्स तो बन गया 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻-17 न्यूटन, विच इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ ईपी एंड ईके आर द पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जी रिस्पेक्टिवली ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन स्टेशनरी ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, द वैल्यू ऑफ ईपी अपॉन ईके। अब देखो हमारे साथ ना एटॉमिक स्पेक्ट्रा में इशू ये होता है कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है और अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है और हमने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये ईपी अपॉन के का जो रेशियो है ना ये हमारा बन जाएगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, ये रेशियो होता है प्लस का 2। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम में बहुत काम में आएगा आपको। विच वन इज कंजर्वेटिव फील्ड, देखो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ना बेसिकली आपको वाली बात लाजमी समझनी है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है एंड देन उसकी वजह से आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव होने लगता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है कि भाई हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है और वो जो ऑब्जेक्ट है उसके नतीजे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव होने लगता है।
लेकिन ये जो हमारे पास फोर्स है, अगर ये हमारे पास पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कहलाती है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली आपके पास होता है कि ये पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, ये बेसिकली हमारे पास कहलाती है कंजर्वेटिव फोर्स। और किसी भी फील्ड के अंदर जो वर्क डन हो रहा होगा उस फील्ड को बेसिकली हम लोग कह रहे होंगे कंजर्वेटिव फील्ड। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड और हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये बेसिकली हमारे पास एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फील्ड के। क्वेश्चन नंबर 8, लीमन सीरीज लाइज इन डैश रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमारे पास जो लीमन सीरीज है वो बेसिकली हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर लाई करती है। हमारे पास जो बाल्मर वाली सीरीज है, ठीक है, बाल्मर वाली सीरीज जो है वो बेसिकली हमारे पास विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉडी ऑफ मास 12 kg इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, ये इनिशियली एट रेस्ट यहाँ पे होना चाहिए, एक्सप्लोर्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ मास 4 kg एंड 8 kg। द स्पीड ऑफ द 8 kg मास मूव्स विद 6 मीटर पर सेकेंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 4 kg मासेस। अब हमारे पास ना ये मोमेंटम की एप्लीकेशन से टॉपिक जो है वो आया है। अब मोमेंटम की एप्लीकेशन में हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि रॉकेट प्रोपोल्शन, फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम द गन, और हमारे पास ये बॉम्ब एक्सप्लोजन, ये तीनों के तीनों जो है वो हमारे पास मोमेंटम की एप्लीकेशन है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, हमेशा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जितना मोमेंटम 12 किलो वाली मास का होगा उतना ही मोमेंटम इन दोनों पार्ट्स का भी होगा, अगर इनको मैं सम अप कर लूँ। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास होता है एम वी, तो ये हो गया आपके पास एम वी इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। अब m जो है वो बेसिकली आपको गिवन है 12। अब वेलोसिटी m वाली वेलोसिटी यानी कि 12 किलोग्राम तो आपके पास रेस्ट के अंदर है, तो उसकी वेलोसिटी आपके पास जीरो होगी, तो जीरो इक्वल्स टू m1। m1 आपके पास 4 है, और 4 की जो वेलोसिटी है वो हमें नहीं पता, 4 की वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, दैट इज v1। m2 जो है वो आपके पास 8 है, और 8 वाली वेलोसिटी जो है वो आपके पास 6। ठीक है, तो यह बन के पूरा आपके पास जीरो हो जाएगा, और ये प्लस का 8 मल्टीप्लाई बाय 6 वहाँ पे चले जाएगा, तो बन गया आपके पास ये 8 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय v1। ठीक है, ओके, यार आपका बन गया 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 6 2 ज़ा 12। तो यानी कि v1 जो है वो बेसिकली आपके पास आ रही होगी माइनस का 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको जो है वो काइनेटिक एनर्जी पता लगानी है। तो काइनेटिक एनर्जी के आपके पास दो फॉर्मूले, या तो आप k डॉट ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर 2m अप्लाई कर लें, ठीक है, यहाँ से भी आ जाएगा, या फिर आप जो है वो सिमिलरली k डॉट ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर अप्लाई कर लें, तो आपके पास जो है वो यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो k डॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे ज़्यादा ये कन्वीनियंट लग रहा है। आप क्या करो, आप k डॉट इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर 2m अप्लाई करो। ठीक है सर, यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखूंगा? पी स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली आप जो है वो रखेंगे जो आपके पास उस बॉडी की वेलोसिटी का मोमेंटम है। ठीक है, जिस तरीके से आपके पास जो है मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास एम वी होता है ना, तो एम की जगह पे जो है वो बेसिकली आप पुट करोगे दैट इज 4 किलोग्राम, और वेलोसिटी की जगह पे आप जो है वो पुट करोगे दैट इज उसकी वेलोसिटी माइनस का 12। ठीक है, ये पुट करोगे तो ये आपके पास हो गया डेट इज 1/2m। m जो है बेसिकली उसका बन रहा है आपके पास 4, और वेलोसिटी जो है वो उसके पास आ रही है माइनस का 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यह क्या बन गया 2 1 2 और 2 2 4। ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर आके बराबर होता है 144 के, तो बन गया ये 2 मल्टीप्लाई बाय 144। ठीक है, अब 144 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 144 को आपने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? 4 2 8, 4 2 8 और 2 1 2, तो यानी कि 144 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 288 जूल के। ठीक है, ये मैंने k डॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर से करा, आप k डॉट इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m से करना। ठीक है, आपको आइडेंटिकल रिजल्ट मिल रहे होंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आपके पास जो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो आपके पास बराबर होता है कंडक्टेंस के। सो दिस इज ऑल अबाउट कि वो क्वेश्चन जो आपने नेट के पेपर में फेस करे होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।